हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं एक सीरीज चला रहा था जीएसटी पे, जिसमें अलग अलग प्रोविजन के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफंड, सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, रिफंड। रिफंड में भी आज हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक है। टॉपिक यह है रिफंड इन द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। रिफंड के बारे में जैसे हम सबको बताया कि आपके भी चेहरे पे खुशी आ जाती होगी जब इनकम टैक्स वाले अपने को रिफंड देते थे कि भैया मेरा टीडीएस कटा था, अब रिफंड आ गया, मैंने रिटर्न भरा। तो रिफंड अपने आप में बहुत खुशी की अच्छी बात है एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स पेयर। पर डिपार्टमेंट रिफंड कैसे देता है वो सबको पता है। इस पब्लिक फोरम पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट से हमें रिफंड लेने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। इनकम टैक्स में अब इजी हो गया कुछ, जब से ऑटोमेटेड रिफंड का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। और इन द केस ऑफ वेट, सर्विस टैक्स, एक्साइज हम कैसे लेते थे और वैसे हम जीएसटी में लेते हैं, नो डाउट। तो ये थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इस बात पे चर्चा करने के लिए है नहीं कि हम कैसे लेते हैं बट रिफंड रिफंड ही है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, अपन अगर एक ब्रीफ में बात करें बिफोर गोइंग टू द एक्ट और रिलेटेड प्रोविजन। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये हो गया कि जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा माल ट्रेडर हूँ या नहीं, ये समझो आप, मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मेरा रॉ मटेरियल आता है 18% में सपोज, और आफ्टर द प्रोसेसिंग मेरा जो फिनिश गुड्स बनता है उस पे रेट है 5%। अब प्रैक्टिकली होगा क्या, मेरे पास आईटीसी एक्यूमुलेटेड पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट टैक्स हमेशा इनपुट से कम होगा। इन द केस क्या होगा प्रैक्टिकली कि मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो रहा है कंटिन्यूअसली, कि मेरा एक मोटा पैसा आईटीसी में पड़ा है, जबकि वो मेरा यूज नहीं आएगा, बट स्टिल वो मेरा पड़ा है। और तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने जब एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने, तब इन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लॉन्च किया। ये यही बोलता है कि जो मैंने आपको अभी पहले परिस्थिति बताई थी, इस परिस्थिति में आप अपना एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिफंड ले सकते हो। तो आई होप कि मतलब आपको ब्रीफ में क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्ट में कई डेफिनेशन दी गई नहीं है इस चीज की, बट हमने इसको ब्रीफ में बता दिया है। तो अभी हमारी स्क्रीन पे सीजीएसटी एक्ट एक्ट है, ओरिजिनल एक्ट जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। मेरी आदत है कि मैं हमेशा एक्ट से ही बात करता हूँ, क्योंकि देखो रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन सब एक्ट, सबको अथॉरिटी एक्ट से मिलती है। तो जिस चीज की अथॉरिटी एक्ट की नहीं है वो सब अल्ट्रा वायरस है। आप एक्ट कोर्ट में, डिपार्टमेंट में हर चीज के लिए लड़ सकते हो। ठीक है, तो एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 54 चैप्टर 11 रिफंड। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स। इसमें हम सीधा नीचे आ जाते हैं। ये देखो सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सबसेक्शन 10 ये बोलता है कि कुछ एक केसेस दिए हैं, उन दैट केसेस में आपका रिफंड नहीं मिलेगा या होल्ड हो जाएगा। जैसे आपने 3B नहीं भरा है, डिपार्टमेंट आपसे पेनल्टी या टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बाकी है, ऐसे कुछ एक प्रोविजन से सबसेक्शन 10 डील करता है। डिटेल से हम 10 को बाद में पढ़ेंगे जब हम पूरा चैप्टर रिफंड का करेंगे। तो ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 10 ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वही रिफंड ले सकता है। क्लियर? मैं क्लेम मैं शुड नहीं है, उसकी इच्छा है, लेगा तो लेगा और नहीं तो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। ठीक है, फिर फर्स्ट प्रोविजन इसका क्या बोलता है कि प्रोवाइडेड that no refund of unutilized tax credit shall be allowed in the cases other than। ये नेगेटिव उन्होंने लिख दिया एक्ट में। इसका मतलब ये है कि इन दोनों चीजों जो नीचे दी हुई है उनका रिफंड मिलेगा, उसके अलावा किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज दिया हुआ है shall be allowed in cases other than। तो पहला चीज है जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा है सब क्लोज 2 सबसे काम का सेक्शन 54
subsection 3 clause 2 where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs। मतलब आपके पास आईटीसी पड़ी है, किस रीजन से? ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स। ये देखो, ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्रिटिकल चीज है जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है। ये इस एक लाइन, इस एक वर्ड पे यहाँ क्या लिखा हुआ है? इनपुट्स। आपको पता होगा कि जीएसटी में 3 डेफिनेशन सबसे पॉपुलर है, इनपुट, इनपुट सर्विस और इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स। तो ये यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिया इनपुट्स, ना कि इनपुट। अब मे भी क्लेरिकल एरर हो सकती है, बट लॉ में लिखा है तो लॉ में लिखा है। अगर क्लेरिकल एरर होती है, एक चीज आप समझिए, तो सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया था, उसमें भी तो सही कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो ये इनपुट्स है, बट हम इसको एज इनपुट पढ़ रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ये चाहता है। बीइंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाईज, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे आउटपुट का टैक्स कम है और इनपुट का ज्यादा है। अदर देन नील रेटेड और फुल्ली एग्जाम सप्लाई, क्योंकि ये यहाँ ऊपर कवर हो गया, जीरो रेटेड ऊपर कवर हो गया, नील रेटेड पे आपको कभी नहीं मिलेगा और फुल एग्जाम्प्टेड पे कभी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट supplies of the goods or service or both has may be notified by the government on the recommendation of the council। मतलब यहाँ पे इस एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दे दिया, गवर्नमेंट मतलब जीएसटी काउंसिल मतलब डिपार्टमेंट, कि वो चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू इसमें से भी किस चीज पे प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे उन्होंने लगाया था कपड़े पे, फैब्रिक्स पे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सब क्लोज 2 क्या बोलता है कि भैया आईटीसी मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, पर नहीं मिलेगा नील रेटेड और फुल्ली एग्जाम को। प्लस गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन लाके किसी स्पेसिफिक चीज को ब्लॉक कर सकती है। यहाँ अगर हम वापस थोड़ा सा पीछे चले, यहाँ देखो इनपुट वर्ड यूज दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट सर्विस और इनपुट कैपिटल गुड्स वर्ड यूज में नहीं लिया गया है। इनपुट सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम इनपुट टैक्स, क्योंकि इनपुट टैक्स गुड्स से डील करता है और इनपुट सर्विसेज सर्विसेज से डील करती है। करेक्ट? तो इसका मतलब रफली अगर हम निकाले तो ये भी हो गया कि भैया सिर्फ इनपुट पे ही मिलेगा, आपको सर्विस में इन्वर्टेड ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरी इनपुट सर्विस है 18% की और आउटपुट है 12% की। आइडियली देखा जाए तब तो मैं इन्वर्टेड में आ गया, बट यहाँ पे सिंस की गुड्स में के आगे इनपुट वर्ड यूज दिया गया है तो एज पर लॉ में नहीं आया, मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। सेम इज वेरी क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, मैं अभी डिपार्टमेंट के व्यू की बात कर रहा हूं, लेट मी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, provided further that no input, that no refund on unutilized ITC shall be allowed in the cases where goods are exported out of India subject to export duty। ठीक है, ये सब क्लोज 1 से रिलेटेड है, अपना इसमें कोई मतलब नहीं है इन्वर्टेड में। नेक्स्ट, provided that no refund of ITC allowed in the supplier of goods or service or both or duty drawback, ये भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमारा सबसेक्शन 3 का क्लोज बी ही सिर्फ रेलिवेंट है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हम वो पूरी प्रोसेस से समझते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन नंबर 5 2017। उसमें उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे गुड्स को इसमें से आउट कर दिया। आउट कैसे किया? जो एक्सेप्ट सप्लाईज लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, इसके बेसिस पे। तो वो हम नोटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन नहीं शेयर करता हूं उस नोटिफिकेशन की, 5/2017। ये थोड़ा अभी ज्यादा अधूरा है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ के बताता हूँ। ये रहा 5/17।
5.17 क्या बोलता था, डेट थी 28 जून जीएसटी से आने से पहले, 1 जुलाई को अपना जीएसटी आया था। ये देखो, इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्म सब क्लोज टू, यहाँ से पावर लिया है इसने 54(3) में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन चीजों को पे हटा दिया। देखो ये लिखा हुआ है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड where the credit has accumulated on the account of rate of tax on input being higher than the goods, the rate of tax on the output supplies of such goods other than related or fully exempted। जो वो वर्ड था, मेन सबसे बड़ा था चीज यहाँ पे ब्लॉक किया गया था फैब्रिक को, सूरत का सबसे बड़ा काम टेक्सटाइल मटेरियल। अब मैं तो प्रोफेशनल हूँ तो मेरे को इतना पता नहीं इसमें क्या होता है, मेरी एक आम समझ में है कि कपड़े में जो यार्न फैब्रिक वगैरह यूज होता है ये इनसे ही कुछ रिलेटेड है। आप मुझे माफ करना कि मैं इसमें ज्यादा डिटेल से जा नहीं सकता। सेकंड, रेलवे से रिलेटेड कुछ दिए हैं, कोचेज बनाने और जो बनाते हैं मैन्युफैक्चर उससे रिलेटेड है, उनको उन्होंने हटा दिया। तो मतलब क्या हुआ कि इन आइटम पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आपका को बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस पे आप रिफंड नहीं ले सकते। करेक्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और नोटिफिकेशन आया था 2018 में, मैं नोटिफिकेशन नंबर भूल रहा हूँ, शायद 20/2018 था, उसमें बाद में ये दे दिया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सबसे मेजर चीज पे, सर्कुलर नंबर 125। जो लोग रिफंड में डील करते होंगे या जीएसटी के सर्कुलर में इंटरेस्टेड होते हैं, उनमें से ज्यादातर को पता है कि 125 इज द बाइबल ऑफ द रिफंड। सब कुछ भूल जाओ, 125 याद रखो। डिपार्टमेंट इसी सर्कुलर के सारे आपको रिफंड देगा। बहुत बड़ा सर्कुलर है, 29 पेज का, बहुत इम्पॉसिबल टू रीड है। हम अपना काम की चीज उसमें उसे उठाते हैं, जो ये है। बहुत भारी सर्कुलर, बहुत भारी, मतलब अगर कोई बंदा चैप्टर बनाने पड़े ना, तो मतलब कम से कम 2 घंटे का सिर्फ एक वीडियो बने इस चैप्टर पे। इतना खतरनाक ये चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट के आदमियों ने इसको रट्टा मारा हुआ है, वो उसके सारे ही सारा रिफंड देते हैं। ये देखिए 53 सीरियल नंबर, ये क्या बोलता है हेडिंग, clarification on the calculation of refund amount for claim of refund of accumulated ITC in the case of inverted duty structure। ये बोलता है। पहले इसने सबसेक्शन 54(3) का हवाला दिया कि भाई ठीक है उसमें ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है। अब देखो उसने क्या किया, फर्दर सबसेक्शन 59 of the 2 of CGS check defined input as any goods other than capital goods। मतलब इसने यहाँ पे भी बोला है ना कि इनपुट का मतलब अदर देन कैपिटल गुड्स होता है, तो कैपिटल गुड्स से आपको रिफंड नहीं मिलेगा इन द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। दस इनपुट डज नॉट इंक्लूड सर्विस और कैपिटल गुड। सिंपली क्योंकि मैंने पहले भी बोला था आपको कि सर्विस अलग है, कैपिटल गुड अलग है, इनपुट अलग है। इस सर्कुलर में भी ये क्लियरिफाई कर दिया, तो यहाँ पे आपको दो चीजों के एकदम क्लियर जवाब मिल गए। इन द केस ऑफ सर्विस आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर्कुलर भी आगे बोलता है, देयरफॉर क्लियरली द इंटेंट ऑफ द लॉ इज नॉट टू अलाउ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स इज पार्ट ऑफ रिफंड इन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसने ये परसेप्शन उठाया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लोज 2। अब इसको आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि ये देखो डिपार्टमेंट का व्यू है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका भी व्यू हो, आपका अलग हो सकता है। आप कोर्ट में जा सकते हो, लड़ो, नया व्यू लेके आओ, बट सिंस की जीएसटी नया लॉ है, कोर्ट में आप जाओगे, डिसीजन आने में 4 साल लग जाएंगे, फिर काउंसिल उसको रेक्टिफाई करके होल्ड कर देगी, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल देगी, उसका डिसीजन आएगा 5 साल बाद। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल एक टैक्स पेयर हो तो आप इतना दिमाग मत लगाओ, ये सब बड़े लोगों के काम है और बड़े लोग हैं इसको करने के लिए। तो हम तो आम आदमी है भैया,
तो हम तो नॉर्मल जो लो बोलता है वही करेंगे, लड़ने के लिए है ना बड़े लोग, ठीक है। तो ये चीज अपनी क्लियर हो गई इससे। फर्दर it is clarified that both the law and related rule clearly prevent or refund of tax paid on input service। ये अपना मतलब पक्ष एकदम मजबूत कर रहा है कि बोला भैया मैंने तो बोल दिया, कानून बोलता है, रूल बोलता है, फलाना बोलता है, ढिमका बोलता है, हम तो नहीं देंगे, आप जो उखाड़ सकते हो जाओ उखाड़ दो। तो जिन्होंने उखाड़ना था वो उखाड़ने गए हैं कोर्ट में, जो साधारण आदमी है मेरी तरह आपकी तरह वो पढ़ के रूल के हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर सीरियल नंबर 54 क्या बोलता है? 54 ये बोलता है, एक इसमें दिक्कत आई थी। अगर देखो आप एक सिचुएशन समझो, उसको रेक्टिफिकेशन दिया था 135 में, डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया था जो इस टाइम आई थी। मैं मैन्युफैक्चर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है। अब मैंने माल खरीदा, उस टाइम उस आइटम की टैक्स की रेट थी 18%। सपोज मैंने 10 लाख का माल खरीदा, मैंने माल खरीदा, उसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उस पर टैक्स रेट कर दिया 12%। तो अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि भैया मैं तो इन्वर्टेड के लिए अप्लाई हूँ, क्योंकि देखो मैं हूँ इनपुट ट्रेडर हूँ, तो मेरा इनपुट उस पर काम आ गया। अब मेरा जो आउटपुट है वो इनपुट से कम है, तो मैं अलाउ हूँ क्या? तो ये जो फर्स्ट सर्कुलर आया था 125, इसमें ये चीज पूरी क्लियर नहीं थी, बट 135 हम आगे देखेंगे उसमें उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। तो इन दैट केस आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने एक रूल बनाया, रूल 89(5). वो क्या बोलता है रूल में, देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ये जो कैलकुलेशन करता है ना नेट आईटीसी का, उसमें ये सिर्फ वर्ड वापस उसमें यूज ले लिया इनपुट। तो मतलब वहां पे भी डिपार्टमेंट का इंटेंशन ये था कि हम इनपुट सर्विसेज और इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स अलग करेंगे, ठीक है। तो ये फिर एक चीज आपको क्लियर हो गई। ये देखो अब हम जाते हैं रूल पे। रूल एक ही आया है फॉर योर नॉलेज, जीएसटी में रिफंड से रिलेटेड। बहुत बड़ा रूल है, दुनिया भर की चीजें कवर करता है, बट आया एक ही है, रूल 89। देखते हैं अगर मेरे पास पड़ा हो तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया तो था। ये रहा सीजीएसटी रूल, ये रूल 89 रिफंड। अब देखो 89(5), ये हमारा रहा 89(5). इन द केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वही 54(3)(2), रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी ग्रांटेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला दे दिया, मैक्सिमम रिफंड अमाउंट, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। यहाँ देखो, यहाँ डिपार्टमेंट ने बेवकूफी कर गए वापस। टोटल में तो ले रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विस का टर्नओवर, बट डिवाइडेड बाय जहां ये एडजस्टेड टर्नओवर कह रहे हैं ना, उसमें देखो कि ये जो नेट आईटीसी को इनटू करेंगे ना, तो यहाँ देखो नेट आईटीसी, नेट आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स। देखो यहाँ पे फिर उन्होंने वो चीज हटा दिया। तो ये जो सर्कुलर है यही बोल रहा था कि एक्ट में बोला है इनपुट, वो गलत बोल रहा था, वहां पे इनपुट से वर्ड, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इनपुट। तो आपको इन द केस ऑफ सर्विस उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, करेक्ट। आई होप कि नाउ सेम इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब हम जाते हैं सर्कुलर नंबर 135 पे, जो ये बोलता है कि जो मैंने आपको बोला कि अगर टैक्स रेट चेंज हो गई तो क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्लेरिफिकेशन उसमें दिया गया है। आई नो जीएसटी इज वेरी टफ, हर चीजें अलग अलग है, आपको ट्रैकिंग करने में हालत खराब हो जाती है, बट ये जी कंसल्टेंट और बिजनेसमैन आपका काम है। ये देखो, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, ये इसने क्लियर मना कर दिया है। ये देखो, CG section 54 of the CG Act would not be applicable in the case where the input and output service are the same, ठीक है। It is noteworthy that input and output are same on such rate, although obtaining different tax different point of time do not get covered in clause 2 of subsection 3 of 54। ये वो
ये जो एम्बिग्यूटी रह गई थी 125 में, वो उन्होंने क्लियर की थी 130 में। ये 130 मार्च लास्ट में आया था लॉकडाउन के टाइम, ठीक है। तो आई होप कि सेम विल क्लियर कि आपको एज पर द इंटेंशन ऑफ द लॉ एक्ट रूल और सर्कुलर, आपके लिए ये चीज क्लियर मनाई है कि आपको कैपिटल गुड्स और इन द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलेगा। अब एक चीज देखो, कुछ लोगों ने डिस्प्यूट किया है। डिस्प्यूट क्या किया उस वर्ड पे जो इनपुट्स वर्ड है, कि उनका ये कहना था कि भैया एक्ट में इनपुट्स वर्ड यूज दिया है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि इनपुट्स मतलब इनपुट, इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स, इनपुट ऑन सर्विस, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक सर्कुलर की बात है या रूल की बात है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हुए हैं, उन्होंने क्लियर बोला इन द लाइन ऑफ टैक्स लॉज कि टैक्स लॉ में जो एक्ट है वही सुप्रीम है, रूल सर्कुलर नोटिफिकेशन वो एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो उन थॉट वालों का ये कहना है कि ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है, इस पे कोर्ट ही फाइनल करेगा, डिपार्टमेंट रोक नहीं सकता। अब मैं आपको एक दो डिसीजन शेयर करता हूं, उससे आपकी कुछ चीजें क्लियर होगी, जो मैंने अभी बोला है वो बात। देखो डिसीजन अपने पास है ये कांति कौर, अच्छा डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें वो वर्ड यूज किया हुआ है। ये देखिए इस डिसीजन क्या था, इसके हम डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये हमारा इतना रेलिवेंट भी नहीं है। इसमें लिखा हुआ था, पढ़ा तो था मैंने, कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो, ये however in the applying these observations to the provision of any statute, it must always borne in the mind that first and primary rule of construction is that intention of the legislature must be found in the words used in the legislature itself. If the word used are capable of one construction only, then it would not be open for the court to adopt any hypothetical construction on the ground that such hypothetical construction is more consistent with the alleged subject and policy of the act. The word used in material provision of the statute must be interpreted in the plain grammatical meaning. It's only when word are capable of two construction and question of giving effect of the policy and act. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम उठाते हैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लोज 2 से कि वहां पे इनपुट्स लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब भैया इनपुट्स है, वो इनपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन ऑफ द लॉ और वर्ड यूज जो लिया गया है हम यही लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वर्ड हो और उसको डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दे, भैया वो नहीं कर सकता है। या तो उसको वहां से इनपुट्स वर्ड डिलीट करना होगा, वहां पे इनपुट लाना होगा, अदरवाइज ये माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसे आप सबको पता है कि सब पे लागू होता है, तो ये एक प्लस चीज है जो डिस्प्यूट करता है इस चीज के बारे में इन द कोर्ट, ठीक है। सेकंड डिसीजन ये देखिए, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन है। एक बहुत फेमस केस हुआ था। अब उसमें मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैंने क्या वो केस ढूंढने की ट्राई की थी बट मेरे को मिला नहीं, उसकी जगह मेरे को ये हाईकोर्ट का डिसीजन मिला, इसमें उस केस का रेफरेंस आया हुआ है, तो हम वो रेफरेंस पढ़ते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये उन्होंने, ये देखो अगर हम नीचे आए, ये रतन मेल्टिंग, ये बहुत पुराना डिसीजन है, आई थिंक 1957 का डिसीजन है जहां तक मेरे को नॉलेज है, या फिर 2000
8 का डिसीजन है, क्योंकि 2 डिसीजन थे, एक जो मैंने पहले बताया, एक अभी बताया। एक इसमें से एक 2008 का है और एक 1957 का। रतन मेल्टिंग का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। वो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है और जिसमें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिएट करना होता है, तो उसमें कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है। 5 जजों की बेंच होती है, उसको लीगल लैंग्वेज में और लॉ की लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। अब आप एक चीज समझो कि नॉर्मली जो भी डिसीजन आता है ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, वो डिविजनल बेंच का आता है, उसमें 2 जन होते हैं जो जस्टिस होते हैं। तो 2 के मुकाबले अगर 5 जन जज की बेंच अगर फैसला, तो ज्यादा रेलिवेंट है। कॉमन सेंस की भी बात है और लॉ में भी बोला गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस फैसले में उन्होंने क्या बोला था, ये देखो, circular and instruction issued by the board are no doubt binding on the law on the authorities under the respective statute, but when high court or supreme court declare the law question arising on consideration, it would not be appropriate for the court to direct the circular should be given effect and not the view expressed in the decision of the court. सिंपल मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलर 125 आया है ना, उसमें डिपार्टमेंट ने बोला है कि भैया हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, फलाना ढीमका, तो वो एक्ट से ऊपर नहीं जा सकता। ये रतन मेल्टिंग का डिसीजन है। और वहां पे इनपुट्स वर्ड यूज दिया गया है, दैट मींस वो एक्ट को ओवरराइड कर रहा है। दैट मींस जो सर्कुलर 125 में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है फॉर द इन द केस ऑफ इनपुट ऑन सर्विसेज और इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स, वो गलत है, वो बियॉन्ड द लॉ है जो सर्कुलर और रूल भी आया है, क्योंकि एक्ट इज मेन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है जो अपन यहाँ पे यूज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, छोटा तो क्या 20-25 मिनट का तो हो गया। ये इस चीज को प्रेजेंटेशन दिया था मैंने कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको इतना देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। हाँ, फॉर द लास्ट, आज एक डिसीजन आया है अविनाश जी का, जो AA आप एंड कंपनी के चार्टर्ड है, सूरत बेस्ड है। उनके कोई 3 केसेस थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलेगा इन्वर्टेड। तो अभी वो डिसीजन पूरा क्लियर आया नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि वो कोई मतलब वाली बात है। इसका रीजन मैं बताता हूँ सॉरी टू से। होता क्या है कि अब कोई भी डिसीजन आया ना जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है इन द केस ऑफ GST, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आएंगे। तो अब होगा क्या कि जैसे आज वो डिसीजन आया है, महीने भर के अंदर मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से स्टे आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट जो आपको रिफंड देगा फिर भी इसी हिसाब से देगा, सर्कुलर 125। उनका डिसीजन कम से कम अपहोल्ड होने में सुप्रीम कोर्ट को 4-5 साल लग जाएंगे। तो हम उस डिसीजन के भरोसे ना कभी किसी क्लाइंट को सलाह दे सकते हैं कि भैया मिलेगा, और ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मैंने फैक्ट बताए प्लस जो उनका अविनाश जी का केस था, उसका हम यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ डिस्प्यूट विद डिपार्टमेंट। मेरा ये मानना है इन द केस ऑफ GST आपको लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आप एक आम आदमी हो, आम कंसल्टेंट हो, बहुत बड़े नहीं हो, तो आप लॉ से मत उलझो। अगर ऐसा कोई मैटर हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो आप उस डिसीजन की हेल्प ले सकते हो। जैसे ये मैंने भी 2 डिसीजन बताए हैं, फिर एक और था, फिर अविनाश जी वाला था, 1-2 और भी डिसीजन आए हैं। बट इसके भरोसे मत रहो फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको 73-74 ऐसा घसीटेगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे कि आप कहाँ उलझे थे और किस लेवल पे डिपार्टमेंट आपको उलझाते छोड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि सर्कुलर के हिसाब से चलो, जब तक उसमें कोई क्लियर आ नहीं जाता। तो मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है, आई होप कि यू विल लाइक इट। आप इस पे अपना फीडबैक जरूर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हो, मैं सिंपल हिंदी में उस पर अपडेट देता हूँ, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।